हमने देखा था दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैंने इसका मतलब बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या। ये एक बॉडी है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। एक बार ब्रीफ National flag was adopted on 22nd July 1947. National anthem was adopted on 24th January 1950 and national song was adopted on the same day. Apart from framing the constitution, Constituent Assembly ने नेशनल फ्लैग को अप्रूव किया। इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है जिसको ट्राई कलर कहते हैं, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल सॉन्ग वाज अपार्ट उसने कुछ और भी काम किए हैं। नेशनल फ्लैग को अप्रूव किया, उसको अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम को अप्रूव किया, नेशनल सॉन्ग वाज अडॉप्टेड ऑन 24th January 1950 and what is our national song? Vande Mataram. Vande Mataram, very good. Vande Mataram written by Bankim Chandra Chatterjee. Sir, Bankim Chandra. Yes, right, Bankim Chandra Chatterjee. ये तीन चीजें आप अपने जहन में रखिएगा। और मैंने बताया कि ये जो अडॉप्ट कर रहे हैं, ये जो अप्रूव कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया, वो उसका मेजर काम था, उसके अलावा उसने कुछ और भी काम किए हैं। नेशनल फ्लैग को अप्रूव किया, उसको अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम को अप्रूव किया, उसको अडॉप्ट किया, और नेशनल सॉन्ग को अप्रूव किया और उसको अडॉप्ट किया। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। इसके अलावा Sir, only adopt हुई। जी बताएं। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था अभी? सर मैं पूछ रही थी सिर्फ यही अडॉप्ट हुई। जी जी, ये तीन चीजें, ये तीन चीजें, ठीक है। ठीक है, अब एक बार जो है ये डॉक्यूमेंट बनके तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनके तैयार हो गया, और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन पे जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपना सिग्नेचर किया और इसके ऊपर सील लगी। सील मतलब मुहर। एंड दिस सील, इसका सिंबल था एलिफेंट। इस सील का सिंबल क्या था? एलिफेंट। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। एंड नेशनल एम्ब्लम, द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट नेशनल एम्ब्लम। नेशनल एम्ब्लम इज डिफरेंट थिंग, नेशनल एम्ब्लम दूसरी चीज है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के सील की मैं बात बता रहा हूं। आप बस फिलहाल के लिए, नेशनल एम्ब्लम जो है वो अशोकन पिलर से लिया गया है। वहां पे आपको एलिफेंट दिखता है क्या नेशनल एम्ब्लम में? आप कॉइन देखिए, 1 रुपए का कॉइन,
यहाँ पे लायन है, शेर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो सील है, सिंबल है, वो क्या है? एलिफेंट है, ठीक है। आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है दैट इज टेकन फ्रॉम अशोकन पिलर एट सारनाथ, ठीक है। उसका जो हेड है, इसमें लायंस हैं, क्या है? लायंस हैं, ना कि एलिफेंट, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये कॉन्स्टिट्यूशन के सील की मैं बात बता रहा हूं, ये हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, ठीक है। क्लियर? Yes. Now the original constitution was actually handwritten. It was handwritten और इसकी कैलीग्राफी की गई थी, कैलीग्राफी की गई थी। Now this calligraphy of English, कैलीग्राफी का मतलब वो एक डिजाइन के फॉर्म में लिखते हैं, डिजाइन के फॉर्म में लिखते हैं। तो इंग्लिश की जो कैलीग्राफी है वो प्रेम बिहारी नारायण ने की थी। लास्ट टाइम मैंने क्या लिखाया था? 26 जुलाई सर। आपने शायद लिखा होगा, मैं तो लिखा होगा 26 जुलाई। नेशनल फ्लैग सर। आप माइक ऑफ करिए, आप माइक ऑफ करिए अपना। नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950 and national song was adopted on the same day. National song was adopted on 24th January 1950. And what is our national song? Vande Mataram. Vande Mataram, very good. Vande Mataram written by Bankim Chandra Chatterjee. Sir, Bankim Chandra Chatterjee. Yes, right, Bankim Chandra Chatterjee. ये तीन चीजें आप अपने जहन में रखिएगा। और मैंने बताया कि ये जो अडॉप्ट कर रहे हैं, ये जो अप्रूव कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया, वो उसका मेजर काम था। उसके अलावा उसने कुछ और भी काम किए हैं। नेशनल फ्लैग को अप्रूव किया, उसको अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम को अप्रूव किया, उसको अडॉप्ट किया, और नेशनल सॉन्ग को अप्रूव किया और उसको अडॉप्ट किया। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। इसके अलावा Sir, only adopt हुई। जी बताएं। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था अभी? सर मैं पूछ रही थी, सिर्फ यही अडॉप्ट हुई? जी जी, ये तीन चीजें, ये तीन चीजें, ठीक है। ठीक है, अब एक बार जो है ये डॉक्यूमेंट बनके तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनके तैयार हो गया, और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन पे जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपना सिग्नेचर किया और इसके ऊपर सील लगी। सील मतलब मुहर। एंड दिस सील, इसका सिंबल था एलिफेंट। इस सील का सिंबल क्या था? एलिफेंट। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। एंड नेशनल द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल एम्ब्लेम इज डिफरेंट थिंग, नेशनल एम्ब्लेम दूसरी चीज है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के सील की मैं बात बता रहा हूं। आप बस फिलहाल के लिए, नेशनल एम्ब्लेम जो है वो अशोकन पिलर से लिया गया है। वहां पे आपको एलिफेंट दिखता है क्या नेशनल एम्ब्लेम में?
आप कॉइन देखिए, 1 रुपए का कॉइन, यहाँ पे लायन है, शेर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो सील है, सिंबल है, वो क्या है? एलिफेंट है, ठीक है। आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, दैट इज टेकन फ्रॉम अशोकन पिलर एट सारनाथ, ठीक है। उसका जो हेड है, इसमें लायंस हैं, क्या है? लायंस हैं, ना कि एलिफेंट, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये कॉन्स्टिट्यूशन के सील की मैं बात बता रहा हूं, ये हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, ठीक है। क्लियर? Yes. Now the original constitution was actually handwritten. It was handwritten और इसकी कैलीग्राफी की गई थी, कैलीग्राफी की गई थी। Now this calligraphy of English, कैलीग्राफी का मतलब वो एक डिजाइन के फॉर्म में लिखते हैं, डिजाइन के फॉर्म में लिखते हैं। तो इंग्लिश की जो कैलीग्राफी है वो प्रेम बिहारी नारायण ने की थी। इनका पूरा नाम है प्रेम रायजादा। इन्होंने इंग्लिश की कैलीग्राफी की थी और हिंदी की कैलीग्राफी जो है वसंत कृष्ण वैद्य ने की थी। हिंदी की जो कैलीग्राफी है वो वसंत कृष्ण वैद्य ने की थी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन को, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया गया था, डेकोरेटेड बाय द फेमस पेंटर नंदलाल बोस। नंदलाल बोस along with राम मनोहर सिन्हा, बेवहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो अगर आपको याद रहे तो बेहतर है, ठीक है। नाउ एक चीज और जहन में रखना कि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो टाइम पीरियड है, ये असेंबली चुनी गई थी और इसको बनाया गया है, ये मैं रब कर देता हूं ऊपर वाला, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारा करंट पार्लियामेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है हमारी, तो संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं। कल मैंने ये डिफरेंस भी बताया था आपको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का। लेजिस्लेचर क्या होता है? पूरी पार्लियामेंट, सारे मेंबर्स मिलके लेजिस्लेचर बनाते हैं और लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, ठीक है। उस लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव भी होता है। अब वो एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो करंट गवर्नमेंट होती है, जो उन लॉज के बेसिस पे पॉलिसीज फ्रेम करती है, उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ऐसा ही कुछ मामला था। ये फॉर्म हुआ है 1946 में, नवंबर 1946, लेकिन 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ? इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। 1947 में क्या हुआ? इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब जाहिर सी बात है, अभी तक जो लोग रूल कर रहे थे, जो वाइसरॉय था और वाइसरॉय की काउंसिल थी, वो तो यहां से चली गई, राइट। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही गवर्नमेंट की तरह काम करने लगी। तो देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो रोल हो गए। एक तो पहला रोल क्या था? टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये लेजिस्लेचर की तरह काम कर रही थी, लॉज बना रही थी, कानून बना रही थी।
लेजिस्लेचर की तरह काम कर रही थी। और एक दूसरा फॉर्म क्या कर रही थी, इट वाज आल्सो एक्टिंग एज अ गवर्नमेंट। जब तक कि इलेक्शंस नहीं हो जाते, जनरल इलेक्शंस नहीं हो जाते, तब तक ये गवर्नमेंट की तरह, इंटरिम गवर्नमेंट की तरह काम कर रही थी। ठीक है, ये एकदम से जहन में क्लियर होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पूरी पार्लियामेंट है, और एज अ पार्लियामेंट इट वाज फ्रेमिंग लॉज, लेजिस्लेचर की तरह काम कर रही है। और उसी पार्लियामेंट में एक बार जब देश आजाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तो एक पार्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरह काम करने लगा। इस पार्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला पार्ट था, इसके प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया था, परमानेंट प्रेसिडेंट जो चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कल भी डिस्कस किया, आज भी मैंने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट था जो गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा था, इसके फिर दूसरे ऑफिशियल्स हो गए। इसके चेयरमैन थे इसके चेयरमैन जीवी मावलंकर, इसके चेयरमैन थे जीवी मावलंकर। और यहां पे प्राइम मिनिस्टर थे आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट में भी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये डिफरेंस समझ में आया आपको एकदम? ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने बताया? किसी को कोई डाउट? ओके, तो ये कंप्लीट जो है फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आपको अपने जहन में रखना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेसिकली मैंने 3 फंक्शन आपको बताए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसने, दूसरा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग तीनों को अडॉप्ट किया था, और तीसरा इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक पार्ट जो है उसने इंटरिम गवर्नमेंट की तरह काम किया। जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? हेलो यस अफान दिस साइड सर। ये सर इंटरिम गवर्नमेंट में चेयरमैन का क्या काम था, मतलब चेयरमैन का क्या काम? नो, you can consider him as the speaker of लोक सभा। मतलब ये एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मतलब हम उनको रिलेट कर सकते हैं उससे। आप समझ गए? समझिए। हाँ, वेलकम। तो सर एक और क्वेश्चन। अब ये जी सर, आपने जो भी 389 मेंबर्स बताए थे मुझे, तो सर उसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कितने थे और प्रिंसली उनके कितने रिप्रेजेंटेटिव थे? देखिए, इंडियन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव 296 थे और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव 93 थे। बट आई वुड एडवाइज कि आप इतनी डिटेल्स में मत जाइए, है ना, दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम। ब्रिटिश इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 296 थे और प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 93 थे। क्लियर? सर जी सर मैं ये पूछती थी कि सर जो नेशनल फ्लावर और नेशनल एनिमल ये 1947 में अडॉप्ट। नेशनल फ्लावर और जो दूसरी चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में आई बिलीव नहीं है, उनके लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। ये सिर्फ 3 चीजें जो हैं, ये जैसे फ्लैग कोड है, नेशनल एंथम का कोड है, नेशनल सॉन्ग का कोड है, इसको कितनी देर में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसका प्लेइंग टाइम क्या है, ये सारी चीजें इन कोड्स में मेंशन्ड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। बाकी की चीजें आगे चल के रेलिवेंट गवर्नमेंट्स ने इनैक्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही थे, ड्यूटीज नहीं थे। ड्यूटीज को बाद की गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। तो अभी हम फिलहाल जो डिस्कस कर रहे हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए, तो फिर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया।
सर जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा केम इनटू फोर्स में आया था तो पूर्ण स्वराज से लेकर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या? And 395 articles. 395 आर्टिकल्स। जो हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी यही साइड में लिख दे रहा हूं, अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो उसके बाद इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ है? चेंज हो गया है। नाउ इट कंटेन्स द प्रियम्बल। प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट्स हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। नाउ इट हैज 25 पार्ट्स। कुछ काम किए हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अप्रूव किया। इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, जिसको ट्राई कलर कहते हैं, ट्राई कलर, 3 कलर्स हैं इसमें, इसको इन्होंने अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। इसके अलावा इट adopted the national anthem. It adopted the national anthem. Now this national anthem, आपको मालूम है, जन गण मन, that is our national anthem. It is written by Rabindranath Tagore. It was adopted on 24th January 1950. 24th January 1950. सर लास्ट टाइम आपने लिखाया था नेशनल फ्लैग का 26 जुलाई। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ काम किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ काम किए हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अप्रूव किया। इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, जिसको ट्राई कलर कहते हैं, ट्राई कलर, 3 कलर्स हैं इसमें, इसको इन्होंने अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। इसके अलावा इट adopted the national anthem. It adopted the national anthem. Now this national anthem, आपको मालूम है, जन गण मन, that is our national anthem. It is written by Rabindranath Tagore. It was adopted on 24th January 1950. 24th January 1950.
50। सर लास्ट टाइम आपने लिखाया था नेशनल फ्लैग का 26 जुलाई। लास्ट टाइम मैंने क्या लिखाया था? 26 जुलाई सर। आपने शायद लिखा होगा, मैं तो नहीं लिखा सकता 26 जुलाई। 26 जुलाई नेशनल फ्लैग सर। आप माइक ऑफ करिए, आप माइक ऑफ करिए अपना। National flag was adopted on 22nd July 1947. National anthem was adopted on 24th January 1950, and national song was adopted on the same day. National song was adopted on 24th January 1950. And what is our national song? वंदे मातरम। Vande Mataram. Very good. Vande Mataram, written by Bankim Chandra Chatterjee. सर बंकिम चंद्र Yes, right. Bankim Chandra Chatterjee. ये तीन चीजें आप अपने जहन में रखिएगा। और मैंने बताया कि ये जो अडॉप्ट कर रहे हैं, ये जो अप्रूव कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया, वो उसका मेजर काम था। उसके अलावा उसने कुछ और भी काम किए हैं। नेशनल फ्लैग को अप्रूव किया, उसको अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम को अप्रूव किया, उसको अडॉप्ट किया, और नेशनल सॉन्ग को अप्रूव किया और उसको अडॉप्ट किया। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। इसके अलावा सर ओनली अडॉप्ट हुई। जी बताएं। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था अभी? सर मैं पूछ रही थी सिर्फ यही अडॉप्ट हुई। जी जी, ये तीन चीजें, ये तीन चीजें, ठीक है। ठीक है, अब एक बार जो है ये डॉक्यूमेंट बनके तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनके तैयार हो गया, और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन पे जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपना सिग्नेचर किया और इसके ऊपर सील लगी। सील मतलब मुहर। एंड दिस सील, इसका सिंबल था एलिफेंट। इस सील का सिंबल क्या था? एलिफेंट। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। एंड नेशनल द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम इज डिफरेंट थिंग, नेशनल एम्बलम दूसरी चीज है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के सील की मैं बात बता रहा हूं। आप बस फिलहाल के लिए, नेशनल एम्बलम जो है वो अशोकन पिलर से लिया गया है। वहां पे आपको एलिफेंट दिखता है क्या नेशनल एम्बलम में? आप कॉइन देखिए, 1 रुपए का कॉइन, यहां पे लायन है, शेर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो सील है, सिंबल है, वो क्या है? एलिफेंट है, ठीक है। आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। जो हमारा नेशनल एम्बलम है, दैट इज टेकन फ्रॉम अशोकन पिलर एट सारनाथ, ठीक है। उसका जो हेड है, इसमें लायंस हैं। क्या है? लायंस हैं, ना कि एलिफेंट, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये कॉन्स्टिट्यूशन के सील की मैं बात बता रहा हूं, ये हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है। क्लियर? यस। Now the original constitution was actually handwritten. It was handwritten और इसकी कैलीग्राफी की गई थी, कैलीग्राफी की गई थी।
नाउ दिस कैलीग्राफी ऑफ इंग्लिश, कैलीग्राफी का मतलब वो एक डिजाइन के फॉर्म में लिखते हैं, डिजाइन के फॉर्म में लिखते हैं। तो इंग्लिश की जो कैलीग्राफी है वो प्रेम बिहारी नारायण ने की थी। इनका पूरा नाम है प्रेम रायजादा। इन्होंने इंग्लिश की कैलीग्राफी की थी और हिंदी की कैलीग्राफी जो है वसंत कृष्ण वैद्य ने की थी। हिंदी की जो कैलीग्राफी है वो वसंत कृष्ण वैद्य ने की थी। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन को, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया गया था, डेकोरेटेड बाय द फेमस पेंटर नंदलाल बोस। नंदलाल बोस along with राम मनोहर सिन्हा, बेवहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो अगर आपको याद रहे तो बेहतर है। ठीक है। नाउ एक चीज और जहन में रखना कि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो टाइम पीरियड है, ये असेंबली चुनी गई थी और इसको बनाया गया है, ये मैं रब कर देता हूं ऊपर वाला, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारा करंट पार्लियामेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है हमारी, तो संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं। कल मैंने ये डिफरेंस भी बताया था आपको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का। लेजिस्लेचर क्या होता है? पूरी पार्लियामेंट, सारे मेंबर्स मिलके लेजिस्लेचर बनाते हैं और लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। ठीक है। उस लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव भी होता है। अब वो एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो करंट गवर्नमेंट होती है, जो उन लॉज के बेसिस पे पॉलिसीज फ्रेम करती है, उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ऐसा ही कुछ मामला था। ये फॉर्म हुआ है 1946 में, नवंबर 1946। लेकिन 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ? इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। 1947 में क्या हुआ? इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब जाहिर सी बात है, अभी तक जो लोग रूल कर रहे थे, जो वाइसरॉय था और वाइसरॉय की काउंसिल थी, वो तो यहां से चली गई, राइट। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही गवर्नमेंट की तरह काम करने लगी। तो देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो रोल हो गए। एक तो पहला रोल क्या था? टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये लेजिस्लेचर की तरह काम कर रही थी, लॉज बना रही थी, कानून बना रही थी, लेजिस्लेचर की तरह काम कर रही थी। और एक दूसरा फॉर्म क्या कर रही थी? इट वॉज ऑल्सो एक्टिंग एज अ गवर्नमेंट। जब तक कि इलेक्शंस नहीं हो जाते, जनरल इलेक्शंस नहीं हो जाते, तब तक ये गवर्नमेंट की तरह, इंटरिम गवर्नमेंट की तरह काम कर रही थी। ठीक है। ये एकदम से जहन में क्लियर होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पूरी पार्लियामेंट है, और एज अ पार्लियामेंट इट वाज फ्रेमिंग लॉज, लेजिस्लेचर की तरह काम कर रही है। और उसी पार्लियामेंट में एक बार जब देश आजाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तो एक पार्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरह काम करने लगा। इस पार्ट का, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला पार्ट था, इसके प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया था, परमानेंट प्रेसिडेंट जो चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कल भी डिस्कस किया, आज भी मैंने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट था, जो गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा था, इसके फिर दूसरे ऑफिशियल्स हो गए। इसके चेयरमैन थे, इसके चेयरमैन जीवी मावलंकर, इसके चेयरमैन थे,
मावलंकर, और यहां पे प्राइम मिनिस्टर थे आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट में भी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये डिफरेंस समझ में आया आपको एकदम? ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने बताया? किसी को कोई डाउट? ओके, तो ये कंप्लीट जो है फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आपको अपने जहन में रखना है, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेसिकली मैंने 3 फंक्शन आपको बताया। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसने, दूसरा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग तीनों को अडॉप्ट किया था, और तीसरा इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक पार्ट जो है उसने इंटरिम गवर्नमेंट की तरह काम किया। जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? हेलो यस अफान दिस साइड सर। ये सर इंटरिम गवर्नमेंट में चेयरमैन का क्या काम था? मतलब चेयरमैन का क्या काम? नो, you can consider him as the speaker of लोक सभा। मतलब ये एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मतलब हम उनको रिलेट कर सकते हैं उससे। आप समझ गए? समझिए। हाँ, वेलकम। तो सर एक और क्वेश्चन। अब ये जी सर, आपने जो अभी 389 मेंबर्स बताए थे मुझे, तो सर उसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कितने थे और प्रिंसली उनके कितने रिप्रेजेंटेटिव थे? देखिए, इंडियन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव 296 थे और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव 93 थे। बट आई वुड एडवाइज कि आप इतनी डिटेल्स में मत जाइए, है ना? दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम। ब्रिटिश इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 296 थे और प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 93 थे। क्लियर? सर जी सर मैं ये पूछती थी कि सर जो नेशनल फ्लावर और नेशनल एनिमल ये 1947 में अडॉप्ट। नेशनल फ्लावर और जो दूसरी चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में आई बिलीव नहीं है, उनके लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। ये सिर्फ 3 चीजें जो हैं, ये जैसे फ्लैग कोड है, नेशनल एंथम का कोड है, नेशनल सॉन्ग का कोड है, इसको कितनी देर में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसका प्लेइंग टाइम क्या है, ये सारी चीजें इन कोड्स में मेंशन्ड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। बाकी की चीजें आगे चल के रेलिवेंट गवर्नमेंट्स ने इनेक्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही थे, ड्यूटीज नहीं थे। ड्यूटीज को बाद की गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। तो अभी हम फिलहाल जो डिस्कस कर रहे हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए, तो फिर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। सर, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा केम इनटू फोर्स में आया था तो पूर्ण स्वराज से लेकर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या? पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज का यहाँ पे कंटेक्स्ट आपका क्या है? मतलब काइंडली इलेबोरेट, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि तो हमारा इन्फोर्समेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था 26 जनवरी को, तो नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड पूर्ण स्वराज का कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या, जो हमारा सेशन हुआ था उस टाइम लाहौर में? क्योंकि मतलब ये बनता है ना कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट मतलब बन गया था, तो 50 में क्यों लागू किया गया? दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। हाँ, बिल्कुल है ना? हाँ, नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया बात को। क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हमने क्या, कांग्रेस ने पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर मॉडर्न हिस्ट्री। जब कॉलोनियल हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं इसको कवर करूंगा, इसीलिए यहाँ पे मिक्स नहीं करना चाहता चीजों को ना।
सेलिब्रेटेड बाय कांग्रेस एज अ इंडिपेंडेंस डे, इसलिए इतने कि नवंबर में कंप्लीट होने के बाद हमने उसको जनवरी में अडॉप्ट किया। दिस वाज द रीजन। I will cover that in detail during modern history classes. That was a nice question. ठीक है, आगे बढ़े। Now, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन के हमारा तैयार हो गया है और कॉन्स्टिट्यूशन इज रेडी। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनका इंस्पिरेशन क्या था? उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किन किन सोर्सेस का यूज किया, किन किन सोर्सेस का इस्तेमाल किया? ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ब्रीफली मैंने कुछ चीजें आउटलाइन की थी, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसकी भी एक लिगेसी है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उन चीजों ने भी इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और एक चीज आप अपने जहन में रखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो इसका शेप एंड साइज है, वो पूरा का पूरा किससे लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और यही वजह है, कल भी मैंने ये बात बताई थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बल्कि है, वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये भी काफी बल्कि डॉक्यूमेंट था। चूंकि स्ट्रक्चर इससे लिया गया है, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी डिटेल्ड है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि स्ट्रक्चरल पार्ट में हमारा सिस्टम जो है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, इट इज फेडरल इन नेचर, फेडरल इन नेचर। तो ये फेडरल सिस्टम का जो प्रोविजन है ये हमने कहां से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स का मतलब कि कोई ऑफिस कैसे काम करेगा, गवर्नर का ऑफिस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, या दूसरे जो भी प्रोविजंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उसकी सारी डिटेल्स हमने कहां से ली हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हैं। ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का जो ऑफिस है, इसका प्रोविजन भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इनफैक्ट हमारी जो जुडिशियरी है, इट इज हाईली, इसका जो प्रोविजन है जुडिशियरी का, इसको भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तो एक चीज आप अपने जहन में रखिएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा जो प्रोविजंस हैं वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पुल किया है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है, ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सर, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जी सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन भी लिया गया था, शायद इमरजेंसी प्रोविजंस जो थे हमारे, और एक इमरजेंसी प्रोविजन लिए गए थे, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया गया था। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। इमरजेंसी प्रोविजन भी थे और पब्लिक सर्विस कमीशन भी था। ठीक है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई थी। आप हर एक प्रोविजन का हर एक पार्ट याद करना मुश्किल होगा। इसकी लिस्टिंग मैं आपको नोट के फॉर्म में दे दूंगा, ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। अभी जो चीजें, फॉर एग्जांपल एग्जाम में ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि फेडरल सिस्टम हमने कहां से लिया था, ठीक है, वो लिस्टिंग मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो रेलिवेंट चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
दूसरा सोर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज योर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जाहिर सी बात है, जो पीछे के जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं, काउंसिल एक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं, वो ब्रिटेन पार्लियामेंट ही फ्रेम कर रहा था सारी चीजों को। तो यहां से जो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हुआ, वो किसके अंडर में डेवलप हुआ? ब्रिटेन के अंडर में ही डेवलप हुआ। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल पार्ट है, अगर एग्जाम में पूछता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल पार्ट किस कंट्री से अडॉप्ट किया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्ट, क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रोल किसका था इंडिया पे? ब्रिटेन का था, राइट? तो पॉलिटिकल पार्ट हमने कहां से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और पॉलिटिकल पार्ट से मेरा मतलब क्या है? हमारी गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास। ये प्रोविजन हमने लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसके बाद लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग कानून जो बिल पास होते हैं पार्लियामेंट में, इसको लेजिस्लेटिव प्रोसेस बोलते हैं। कानून बनाने का जो प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कैबिनेट, कैबिनेट सिस्टम। जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कैबिनेट होती है, ये भी हमने कहां से अडॉप्ट किया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये प्रोविजन हमने कहां से लिया? स्क्रीन क्लियर है? Yes, sir. राइट। तो मैं रूल ऑफ लॉ बता रहा था कि रूल ऑफ लॉ क्या है? पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। आई मीन आप कोई भी हो, आप कहीं के राजा हो, आपकी सोशल इंपॉर्टेंस कितनी भी है, बट यू विल बी इक्वल बिफोर द लॉ। द पर्सन बिलोंगिंग टू द लोएस्ट स्टेट ऑफ द सोसाइटी, गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी, जब वो लॉ के सामने खड़ा होगा तो सब बराबर होगा। तो यहां पे रूल किसका चलेगा? राज किसका चलेगा? लॉ का चलेगा। एंड बाय लॉ व्हाट आई मीन? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशन सबके ऊपर है, ठीक है? सो द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सर क्या प्रेसिडेंट को, सर जो प्रेसिडेंट होगा कंट्री का, मतलब कि उस पर केस नहीं किया जा सकता ना सर? एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है। अब आप प्रेसिडेंट के ऊपर केस कर दोगे, दैट विल हर्ट। अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऐसा काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम किया है, उसको इम्पीच किया जाएगा। इम्पीच करने के बाद जब व्हेन ही विल बिकम अ नॉर्मल पर्सन, फिर उसके ऊपर आप कार्रवाई करो। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्सेप्शन भी बता दीजिए सर। टू प्रिवेंट सर तो एक्सेप्शन भी बता दीजिए सर। अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग? मैं बोल रहा हूँ सर, मतलब कि एक्सेप्शन भी बता दीजिए, कौन कौन एक्सेप्शन है इसमें? आई डोंट नो हाउ टू टैकल यू राशिद। किसी को कोई डाउट है रूल ऑफ लॉ में? No, sir. Okay, we'll move forward. Now, another important provision taken here is single citizenship. Single citizenship. This provision was taken from
तुषार कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? या सर, इफ यू डोंट किसी माइंड का सर, mic on मैं है? ये बोल रहा था कि सर इसमें ना एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है बाई कैमरालिज्म। सर उसको आप प्लीज थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आप इसमें से कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा आप बोलिए, मुझे पॉइंट आउट करिए, मैं उसको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं नहीं सर, ये रूल ऑफ तो लॉ बता रहा था, वो क्लियर है? वो क्लियर है, लेकिन सर इसमें ठीक है, एक आई और एम पॉइंट है कमिंग ना टू बाई। सिंगल सिटीजनशिप। लेट मी कम टू दैट पॉइंट ना, उस पॉइंट पे पहुंचने तो दो मुझे। Now next important provision in British Constitution is single citizenship. Now what do I mean by single citizenship? इंडिया में चूंकि यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, इंडिया में फेडरल सिस्टम है, इट मींस इंडिया इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट यूनिट्स। वो यूनिट्स क्या हैं? स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। लेकिन अब सिटीजन विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। सिटीजनशिप क्या रहेगी? एक ही रहेगी, उसको स्टेट की सिटीजनशिप और जैसे यूएस में है, यूएस में आप स्टेट के भी सिटीजन हो और कंट्री के भी सिटीजन हो, वहां पे डुअल सिटीजनशिप है। बट यहां पे क्या प्रोविजन है? सिटीजनशिप का प्रोविजन है, यू आर जस्ट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, एज तुषार वाज आस्किंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म, किसी का माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ रखिए आप लोग। किसका माइक ऑन है? ओके, नाउ बाई का मतलब होता है, देखो बाई का मतलब होता है टू, कैमरलिज्म का मतलब होता है चैम्बर, टू चैम्बर्स। बाई टू, कैमरलिज्म इज रिलेटेड टू चैम्बर, तो टू चैम्बर्स। यहां का जो लेजिस्लेचर है, इंडिया का जो लेजिस्लेचर है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स। वन इज नोन एज लोकसभा and other one is known as Rajya Sabha. So the legislature is divided, legislature is bicameral. Bicameral का मतलब हुआ कि वो दो चैम्बर में डिवाइडेड है, एक चैम्बर है लोकसभा, दूसरा चैम्बर है राज्यसभा, इसको बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। तुषार, आपका डाउट क्लियर हुआ या इसके अलावा भी कुछ है? सर हो गया, लेकिन सर मैं सोशल गवर्नमेंट भी बोलते हैं शायद। क्या बोलते हैं? सर डुअल गवर्नमेंट, लेकिन सर क्लियर है सर। डुअल गवर्नमेंट, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। डुअल गवर्नमेंट इंटायरली दूसरी चीज है ना। फिलहाल यहाँ पे आप बाइकैमरलिज्म समझिए, दो चैम्बर को बोलते हैं। ठीक है? एक चैम्बर, जैसे इंडिया के मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक चैम्बर लोकसभा है, एक चैम्बर राज्यसभा है। डुअल गवर्नमेंट जहां पे पावर दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं। यहां पे चैम्बर्स से रिलेटेड है। ठीक है? बाइकैमरलिज्म इज रिलेटेड टू चैम्बर्स। जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश की मैं बात बताऊं, ये भी स्टेट बाइकैमरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेचर इनटू टू चैम्बर्स इज नोन एज बाइकैमरलिज्म। क्लियर? सर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली सभी स्टेट्स के नहीं है ना सर? नहीं, सभी स्टेट्स के नहीं है। ये किस बेस पे बनाई जाती है सर? ये स्टेट के रिक्वेस्ट पे बनाई जाती है। स्टेट रिक्वेस्ट करता है सेंटर को, तो सेंटर फिर उस पर प्रोविजन पास करती है। जैसे अभी रिसेंट के केस में बंगाल ने शायद रिक्वेस्ट किया है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए। नाउ इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट कि वो वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करे। ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन इज यूएसए। देखो, यूएसए और आयरलैंड, यूएसए और
आयरलैंड, ये 2 कंट्रीज हैं जहां जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, मैंने बताया था ब्रिटेन से पॉलिटिकल पार्ट लिया है, स्ट्रक्चर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो फिलोसॉफिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फिलोसॉफिकल पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला पार्ट है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स, एंड दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। एग्जाम में ये 2 रिपीटेडली पूछता है, फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से ली गई है, और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफिकल पार्ट है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफिकल पार्ट है। दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड फॉर योर एग्जाम, इसको आप जहन में रखिएगा। इसके अलावा यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से सेपरेशन ऑफ पावर का जो एक कंसेप्ट है कि जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर से अलग होना चाहिए, जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर से अलग होना चाहिए। मैंने कल जुडिशरी, तो जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कंसेप्ट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कंसेप्ट है, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू का भी जो कंसेप्ट है, ये भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद प्रेसिडेंट को जो इम्पीच करने का पावर है, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो, प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक स्पेशल प्रोसेस है, प्रेसिडेंट को आप ऐसे ही नहीं रिमूव कर सकते, उसको रिमूव करने का एक स्पेशल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। अभी इम्पीचमेंट होता क्या है, ये जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, इसको आप जहन में रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन से एक ये रेलिवेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा आपका राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो मेथड है, प्रोसेस है, वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसकी लिस्टिंग मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, टोटल लिस्टिंग जो है वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, बट फॉर योर एग्जाम ये आप 2 चीजें जहन में रखना। Now, next constitution is which has influenced our. One last question. Yes. सर, जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ना, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, क्योंकि अपडेट है? वो जर्मनी से लिया गया है। द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो जर्मनी से लिया गया है, और जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एक्चुअली जर्मनी में कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन थे, तो उसके वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सर, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है क्या एफआर से रिलेटेड, इस कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी वाले से? बिल्कुल आ सकता है। सर, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है? देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना, जैसे स्टेट का काम क्या है, पॉलिसी बनाना। स्टेट का काम क्या है, पॉलिसी बनाना। तो स्टेट से मेरा मुराद, कल मैंने आपको बताया था कि स्टेट का अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग यूज होता है। स्टेट का मतलब एक तो यूपी बिहार वाला स्टेट है, स्टेट का मतलब कहीं कहीं कंट्री भी होता है। यहां पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, यहां पे स्टेट का जो मतलब है वो है गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए कुछ डायरेक्टिव दिए गए हैं, कुछ डायरेक्शन दिया गया है, कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि आप जब भी पॉलिसी बनाएं तो इन प्रिंसिपल्स का आप ख्याल रखिएगा। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक प्रोविजन है
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो जैसे इन्होंने जब कंट्री में मान लो मनरेगा की पॉलिसी बनी, मनरेगा आपको मालूम है कि साल में कुछ दिनों तक काम देना है, तो मनरेगा की जो पॉलिसी बनी उसमें मेन और विमेन के वेजेस जो हैं वो इक्वल रखे जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मली क्या होता है, आप ओपन मार्केट में जाओगे, आप अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जाओगे तो नॉर्मली जो विमेन होती है उसको कम पैसा मिलता है और जो मेन होता है उसका जो रिन्यूमरेशन होता है, उसके जो वेजेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। बट गवर्नमेंट कांट डू दैट। क्यों? क्योंकि उनको कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। जी, ये फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये सारे प्रोविजंस कहां से लिए गए हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से एक प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट का। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? एक्चुअली मैंने बताया कि हमारा जो गवर्नमेंट का नेचर है वो है फेडरल, है ना, सेंटर है और स्टेट है, तो पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड है, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट्स, सेंटर के सब्जेक्ट्स और स्टेट के सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका पावर सेंटर के हाथ में भी है और स्टेट के हाथ में भी है, उसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। इसके अलावा जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के बाकी फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाते हैं। ये प्रोविजन हमने कहां से लिया था? जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। इसके अलावा रशिया, जो पहले यूएसएसआर था, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। फिलहाल आप अपने जहन में ये याद रखिएगा कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया? फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्ट किया। और जब आप अपने आइडियल ऑफ जस्टिस आप प्रियम्बल पढ़िएगा तो प्रियम्बल में कई सारे कीवर्ड्स हैं, है ना। वहां पे एक वर्ड जो है वो है जस्टिस, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस, न्याय का जो कंसेप्ट है वो हमने कहां से लिया है? यूएसएसआर से लिया है। इसी तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कंसेप्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है क्या चीज, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये मैं प्रियम्बल पढ़ाते वक्त बताऊंगा। फिलहाल आप ये याद रखिए कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया है? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया। और इसके साथ साथ जो हमारा गवर्नमेंट है ये रिपब्लिक है, इंडिया इज ए रिपब्लिक, यू आर अवेयर, इंडिया इज अ रिपब्लिक। तो ये आइडिया, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ चीजें अडॉप्ट की हैं, जिसमें एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसका क्या मतलब हुआ? मैंने अभी आपको रूल ऑफ लॉ का मतलब बताया था। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि किसी का सोशल स्टेटस कुछ भी हो लेकिन कानून के सामने सब बराबर है, राइट ना। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर कार्रवाई उन्हीं चीजों में हो सकती है जो कि लॉ ने डेवलप किया है। जैसे आपको किसी ऐसी चीज के लिए सजा नहीं मिल सकती जिसका प्रोविजन कानून में है ही नहीं। जैसे कुछ वक्त पहले ये चीज
ट्रांसजेंडर्स के साथ हुआ था। ट्रांसजेंडर्स का कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। बाद में फिर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर का एक अलग कैटेगरी, आप कभी फॉर्म्स वगैरह भरोगे, ये सारी चीजें देखोगे तो वहां पे एक अलग कैटेगरी आने लगी। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, दिस इज नॉट सेम एज दिस, बट क्या चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, सिर्फ वही चीजें एप्लीकेबल हैं जो आपके कानून में, जो आपके आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ समरी है रिगार्डिंग दी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी कंप्लीट लिस्ट जो है ये मैं ग्रुप पे आपसे शेयर कर दूंगा। किसी को कोई डाउट है तो वो अब क्लियर कर लें। साउथ अफ्रीका का सर जो हमारे एक एक करके वन बाय वन जी। सर जो हमारे एक बोथ आप- हाउसेस की जॉइंट सेटिंग होती है ना, वो सर इसी किसी दूसरी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है या फिर किसी मतलब अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है वो? नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जॉइंट सेटिंग। मैं अभी पूरी लिस्ट आपको शेयर कर रहा हूं, अभी आपको पूरी लिस्ट शेयर कर रहा हूं। ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। सर एक और था सर, आपने जो कौन लिस्ट में फेडरल हाँ। बोला ना, तो सर हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है फिर क्वासी फेडरल है? हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब स्कॉलर्स उसको अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। अपने अपने हिसाब से क्यों इंटरप्रेट करते हैं? क्योंकि हमारा जो फेडरेशन है दैट इज टिल्टिंग टुवर्ड्स यूनियन, मतलब हमारे फेडरेशन में जो है सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है। सेंटर क्या है? ज्यादा स्ट्रांग है। देखो, फेडरेशन जब बनती है, फेडरेशन का मतलब होता है कि कुछ लोग इकट्ठे होकर एक यूनिट बना रहे हैं। फेडरल का मतलब होता है पावर जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी है आपकी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना? ये फेडरल का मतलब, जनरल मीनिंग फेडरल का क्या होता है, यही होता है। तो इंडिया तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइडेड है, इसमें कोई शक है? इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब यही होता है। अब इसका आगे इंटरप्रिटेशन क्या है? आगे का इंटरप्रिटेशन ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये ज्यादा स्ट्रांग है। ज्यादा स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि इसके हाथ में कुछ इमरजेंसी पावर्स हैं, या स्टेट में ये प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। मोर ओवर ये समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडियन कंटेक्स्ट में है वो ज्यादा स्ट्रांग है स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, इसलिए कुछ लोगों ने इसको क्वासी फेडरल कहा है। ठीक है, बट इट इज फेडरल। अब क्वासी फेडरल है या नॉन क्वासी फेडरल है, लेकिन है तो ये फेडरल। ठीक है, क्लियर? सर इसे कनाडा से लिया गया है ना सर, फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर सर। फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर, जी। वो मैं लिस्ट अभी शेयर कर दूंगा आपको, आप परेशान मत हो उन चीजों के लिए। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, मैंने यहाँ पे वही चीजें डिस्कस की हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं। सर वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मैं हेड थे उन्होंने सिर्फ लक्ष्मीकांत की फेडरली पूरी क्यों बुक बोला? आपसे शेयर कर दूंगा जी। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तभी कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे उन्होंने सिर्फ फेडरली क्यों कहा? तब आप बोल रहे हैं कि फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर है, ऐसा किसी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया भी गया है, लेकिन जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने सिर्फ फेडरली क्यों बोला इसे? क्योंकि वो फेडरल है इसलिए फेडरल बोल रहे थे। See, Tushar, you understand? क्यों बोला? Tushar, you are an Indian, right? Tushar, you are an Indian, right? आप इंडियन हो ना? बिल्कुल। बिल्कुल। आप नॉर्थ इंडियन हो? नहीं। आप नॉर्थ इंडियन हो? नॉर्थ इंडियन नहीं हो? नहीं। साउथ इंडियन हो? ईस्ट इंडियन हो? वेस्ट इंडियन हो? किस रीजन से बिलोंग करते हो इंडिया के? सर अरे भाई, इंडिया में कहीं तो रहते होगे, हवा में लटके हो? नॉर्थ, सर बोला तो नॉर्थ इंडिया, लेकिन सर सिंगल सिटीजन नॉर्थ इंडियन अकॉर्डिंग टू सर इंडियन है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप अगर बोलोगे कि मैं नॉर्थ इंडियन हूं तो क्या वो गलत हो जाएगा? सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में बोलेंगे तो गलत होगा बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में बोलोगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यू आर आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद ए पर्टिकुलर रीजन, है ना? और अगर आप खुद को इंडियन बोलोगे तो भी गलत नहीं होगा। नॉर्थ इंडियन कम्स अंडर इंडियन, आप इंडिया के हो, इंडिया के एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हो। क्वासी फेडरल जो है इट इज ए पार्ट ऑफ फेडरल सिस्टम।
आप इस चीज को समझो। आप मेजर हेडिंग बता रहे हो, अब उसमें कोई पूछे कि हाँ ठीक है इंडिया में कहां, तो आप अपना अगला एड्रेस दोगे नॉर्थ इंडिया। अब कोई पूछे नॉर्थ इंडिया में कहां, आप बताओगे अलीगढ़। अब कोई पूछे अलीगढ़ में कहां, आप बताओगे धौर्रा। अब पूछे कोई धौर्रा में कहां, आप बताओगे। ये सारी चीजें ट्रू है आपके लिए, राइट? बिल्कुल। That's why लेकिन सर Bhimrao इसका ना आप Ambedkar एक said बारी that India is a federal system. ओके ओके सर, मैं ये बोल रहा था कि आपने इनके वो भी बता दीजिएगा कि ये वाले आइडियाज दिए किसने थे। जैसे कि फेडरल वाला जो बी आर अम्बेडकर ने दिया था, तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर भी किसी ने दिया होगा, क्वासी फेडरल भी किसने दिया होगा। सर आप वो शेयर कर दीजिएगा प्लीज। मैं कह तो रहा हूं एम लक्ष्मीकांत मैं पूरी शेयर कर दूंगा भाई मेरे, आप टेंशन मत लो, वो सब पढ़ लेना आप। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ वो चीजें यहाँ पे डिस्कस की जो कि एमयू के एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। बाकी मैं नोट्स अभी शेयर करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? एनी क्वेश्चन? नो सर। जी बताएं। साउथ अफ्रीका का आप भूल गए सर शायद। मैं कितनी बार बोलूं राशिद नबी, मैं तुम्हें पूरा नोट शेयर करूंगा, तुम साउथ अफ्रीका भी पढ़ लेना, सारी चीजें पढ़ लेना, क्यों परेशान हो? दूसरे लोगों को भी क्वेश्चन पूछने दो। जी फिजा पूछ रही थी शायद। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, जी समझ में आ गया सर। ओके। आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी किस चीज में, इम्पीचमेंट का क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ये सारी एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जानी चाहिए क्लास के दौरान। बाकी फैक्ट्स तो आपको बहुत सारे मिलेंगे कोचिंग की तरफ से, है ना? फैक्ट्स तो बहुत सारे अभी हम शेयर करेंगे, डोंट वरी। चलिए आज के लिए इतना काफी है। ओके सर, थैंक सी यू यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।